हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। इसके सारे प्रॉब्लम सिंगल लेक्चर में, एसिड का इक्विवेलेंट मास, बेस का इक्विवेलेंट मास, सॉल्ट का, रेडॉक्स के लिए इक्विवेलेंट मास, साथ साथ में कुछ और वेरिएशन उसको देखेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए इक्विवेलेंट मास, तो और कुछ बेसिक डिफिनीशन से भी इक्विवेलेंट मास हम लोग करने वाले हैं। एक भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम मैंने लिया है कि ताकि एक भी चीज़ आपकी छूटे ना। एक सिंगल लेक्चर मैं कहूँगा मोर देन सफिशिएंट होगा एटलीस्ट इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। भाई पढ़ाई तो कभी सफिशिएंट नहीं होती है, लेकिन इतने क्वेश्चन मैंने दिए हैं इसमें कि उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एक एक टर्म इक्विवेलेंट मास का, सॉल्ट का, डबल सॉल्ट का, जो भी वेरिएशन है इक्विवेलेंट मास के। तो चलिए शुरू करते थे कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सके बिना समय खराब किए हुए। पहला है, जहाँ जैसा फॉर्मूला आएगा मैं बताते तभी जाऊँगा, ठीक है। तो पहले तो थोड़ा बेसिक बात देख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास दो जानते हैं हम, लेकिन एक रिवीजन के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब लेकिन एन फैक्टर यही तो देखना है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। खैर मैं करा चुका हूँ उसका लेक्चर एन फैक्टर कैसे निकलते हैं, लेकिन यहाँ भी मैं बताता रहूँगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमको। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4, जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, जल्दी करने के लिए मैंने मॉलिक्यूलर वेट्स लिख रखे हैं ताकि इसमें समय न जाए हमारा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट सबको निकालने आता है। अगर एटॉमिक मास दिया रहे H का, P का और O का, तो ऑब्वियसली आप मॉलिक्यूलर मास तो निकाल ही सकते हो, है ना। तभी तो आप देख रहे हैं लेक्चर, ये तो भी सबको पता है, ठीक है। अब जरा देखो, H3PO4 का एन फैक्टर। अब H3PO4 क्या है? एसिड है, और एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? फिर से रिवीजन को, एसिड का एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+। एसिड क्या देते हैं हम जानते हैं, आर्एनएस ब्रांचमेंट पढ़ा है आपने। एसिड क्या देते हैं? H+ देते हैं, सोल्यूशन में H+ देते हैं। किसको? बेस को, हवा में नहीं, ठीक है। एसिड H+ कब रिलीज करेगा? जब H+ कोई होगा बेस लेने वाला। देखो जरा, तो ये है H3PO4। जितने भी वेरिएशन है मैं से करा दे रहा हूँ, जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं आज मैं करा दे रहा हूँ। H3PO4 का एन फैक्टर, तो वही अब एसिड है। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। अब ये रिप्लेसेबल कौन से हैं इसमें? तो जो H3PO4 में जो हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है, दे आर रिप्लेसेबल। आगे भी हम पढ़ेंगे कि वो हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक मतलब रिप्लेसेबल। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, वो क्या होता है? वो बेस के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो कितना है इसका? ये तीनों हाइड्रोजन है, 1 2 3, ये तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो यही तीनों हाइड्रोजन क्या है? रिप्लेसेबल है। यही तीनों हाइड्रोजन से क्या है? रिप्लेसेबल है, ठीक है। तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 3। कितना हो गया इसका एन फैक्टर? एन फैक्टर सब खेल इसमें एन फैक्टर का ही है। मॉलिक्यूलर मास तो सबको निकालने आता है, इसमें कौन सा? इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा इसका? यहीं पे कर लेते हैं, फटाफट करते हैं। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? कितना? मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98/3, 98/3। चलो डिवीजन नहीं करते हैं, ये आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। कई बार ऑप्शन में 98/3 रहते हैं, लेकिन अब ये मैं समय नहीं व्यतीत करना चाहूँगा। वो मैक्सिमम एन फैक्टर्स देख लेते हैं इक्विवेलेंट मास में, तो 98/3 पे ही रहने देते हैं, ठीक है। रेस्ट चीज और आप कुछ करिए, ठीक है। अब जरा देखिए, एक बात मैं बता दूं कि ये स्त्री एन फैक्टर किसी सब्सटेंस का फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आपने H3PO4 का एन फैक्टर बोला है, वो मैक्सिमम है। बेहतर वर्ड ये है, ये नहीं बोलना चाहिए कि H3PO4 में 3 H+ रिप्लेसेबल है। ये बोलना चाहिए सेंटेंस कि H3PO4 में मैक्सिमम 3 H+ रिप्लेसेबल है। H3PO4 में क्या बोलेंगे? सर मैक्सिमम फॉस्फोरिक एसिड नाम है इसका, तो फॉस्फोरिक एसिड में मैक्सिमम 3 H+ रिप्लेसेबल है। अब मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं सर? अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो जो भी हम एन फैक्टर लिख रहे हैं वो मैक्सिमम है, देखिएगा पता चल जाएगा। एन फैक्टर किसी चीज़ का फिक्स नहीं होता है। आज हमको सारे वेरिएशन देख लेने हैं, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो हम क्या बोलेंगे कि सर H3PO4 में मैक्सिमम 3 H+ रिप्लेसेबल है, ये ठीक है, ये वर्ड ठीक रहेगा, मैक्सिमम 3 H+ रिप्लेसेबल है। फिर से जो एसिड के जो रिप्लेसेबल H+ होते हैं, एसिड के लिए जो रिप्लेसेबल H+ होते हैं, जिसको एन फैक्टर बोल रहे हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? बेसिसिटी भी बोलते हैं। एसिड के लिए उसी क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे H3PO4 का बेसिसिटी कितना है? 3। एन फैक्टर 3 है, चाहे बेसिसिटी 3 है, जो भी बोल सके। अब जरा देखो, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट मास ऑफ, चलो शॉर्ट रहने देते हैं। दूसरा हमको निकालना है कि सर
H3PO3 का इक्विवेलेंट मास, H3PO3 का इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है एक ऑक्सीजन कम हुआ है, बस एक ही ऑक्सीजन तो कम हुआ है उससे, एक ऑक्सीजन कम होगा मतलब 16 कम हो जाएगा 82, ऑब्वियस है। अरे उसका 98 था, 16 कम हो गया, चलो ठीक है। अब इसका एन, ठीक है। तो अब फिर से फॉर्मूला तो पता ही है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, अपॉन एन फैक्टर करना है। जल्दी एन फैक्टर पे आते हैं, सारा खेल एन फैक्टर का ही है, इसमें और कुछ तो है नहीं। ये है तो इसके लिए हमको फिर से स्ट्रक्चर देखना होगा। H3PO2 का ये स्ट्रक्चर है, H3PO3 सॉरी, H3PO3 का ये PO3 है, तो H3PO3 का ये है स्ट्रक्चर। अब यहाँ देख के बता सकते हैं कि कितने ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, कितने हैं, तो 2। तो हम बोलेंगे कि सर H3PO3 का मैक्सिमम जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, अभी पता चल जाएगा आपको क्यों बोल रहे हैं ना, एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है। सर बोल रहे हैं तो कुछ सोच के ही बोल रहे हैं कि H3PO3 की मैक्सिमम बेसिसिटी कितनी है, 2 है, या उसमें मैक्सिमम रिप्लेसेबल H+ कितने हैं, 2 है मैक्सिमम। खैर तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट मास। अभी हम देखेंगे कि इन सब का जो लिख रहे हैं ना वो फिक्स नहीं है, इक्विवेलेंट मास फिक्स नहीं होता है इन फैक्टर। यहाँ तो खैर 82/2 41 कितना आ जाएगा 41, नोट करते रहो। फिर नेक्स्ट है तीसरा H3PO2, इसका निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट, चलो 16 और कम कर दो, इसमें 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 66 इसका तो अब देख लेते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर H3PO2 का, ठीक है। H3PO2 का सारे नाम आप पढ़ लेंगे, बाकी बहुत बड़ी बात नहीं है, और इनऑर्गेनिक में है सब तो नाम पे नहीं जाते हैं, हमारे पर्पज क्या है इक्विवेलेंट मास। अब इसका एन फैक्टर कितना है देखते ही बता दो कि किससे, इसमें ये वाला जो H है ऑक्सीजन से जो बॉन्डेड है वही रिप्लेस होगा। खैर इसका एक एन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा नहीं है, इसमें मैक्सिमम बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वही मैक्सिमम में चलेगा 1 ही है, ठीक है। मैक्सिमम वहाँ बोला जाता है वर्ड जहाँ कई सारे हों, जैसे वहाँ देखो 2 थे, तो मैक्सिमम फैक्टर कितना है 2। अब यहाँ पे तो एक ही है, अभी पता चल जाएगा कि मैक्सिमम क्यों सर क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ एन फैक्टर आ गया, तो इक्विवेलेंट मास निकाल लो। जब हम क्वेश्चन देखेंगे इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 66। भाई ये देखो एन फैक्टर कितना है इसका 1, एक H+ रिप्लेसेबल है, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी 66 ही आएगा, नोट कर ले। आज हमको सारे वेरिएशन देख लेने हैं, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी इक्विवेलेंट मास एटलीस्ट निकालने के लिए, ठीक है, कोई और लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे वेरिएशन मैंने काउंट कर लिए, सेग्रीगेट कर दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन था, फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3 व्हेन इट इज कम्प्लीटली, ऐसे भी लैंग्वेज पूछा जाता है, व्हेन इट इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। कम्प्लीटली भाई एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस। हवा में थोड़ी ना H+ दे देगा कि जाओ H+ एसिड कब देगा, जब सामने बेस हो, बेस से रिएक्शन करेगा तो H+ देगा। एसिड क्या करेगा, बेस से रिएक्शन करेगा तो अपना H+ देगा। एसिड देता है H+, बेस क्या देता है वो H-। अब लिखा हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3 व्हेन इट इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। वहीं कम्प्लीटली मतलब जितने भी H+ हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जितने भी उस एसिड के पास H+ है, रिप्लेसेबल H+, वो हट जाए। तो अभी हमने देखा था, तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम एन फैक्टर, यहाँ पे क्या पूछ रहा है मैक्सिमम एन फैक्टर। तो H3PO3 का मैक्सिमम एन फैक्टर कितना है 2। अभी लिखा हमने H3PO3 का मैक्सिमम एन फैक्टर, चाहे बेसिसिटी बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं बेसिसिटी। तो H3PO3 की मैक्सिमम जो बेसिसिटी है वो है 2, तो वही बात कर रहे हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यही हुआ कि जितने भी H+ है वो अपना रिलीज कर दें। तो इसका इक्विवेलेंट मास तो निकाल ही लोगे, इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 82/2 41। चलिए आगे। अब देखो सॉरी, ये तो हमने कर लिया है, H3PO2 कर लिया। अब जरा देखना, फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर ये रिएक्शन नहीं दिया तो तब निकालते हैं। मान लो ये रिएक्शन नहीं दिया, अब देखना क्यों बोल रहा था कि मैक्सिमम। अगर रिएक्शन ऐसा कुछ लिखा नहीं है तब हम देखते हैं, क्वेश्चन एक्चुअली कुछ और है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन मान लेते ये रहता कि फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। तो भाई देखते हैं, अगर वैसे तो H2SO4 का ये है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर देख के हम बता सकते हैं बिल्कुल।
कि इसका एन फैक्टर कितना, मैक्सिमम एन फैक्टर कितना है इसका 2। अब चाहे तो बनाते भी नहीं, आगे काम में 10th में भी अगर है, 10th में भी है लेक्चर देख रहे हैं तो आप बनाते रहिए, आगे ये सब आपको मिल जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब 11th 12th तक पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा फिलहाल के लिए। तो इसका मैक्सिमम बेसिसिटी जो है, चाहे मैक्सिमम रिप्लेसेबल H+ कितने इसमें 2। तो पहला ये क्वेश्चन निकलते हैं कि मान लो रिएक्शन नहीं दिया रहता तो ताकि डिफरेंस पता चले कि मैक्सिमम बोलने का क्या मतलब है। तो हम बोलते हैं कि एन फैक्टर हो गया 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, मैं बोल दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 कितना होता है 98, तब इक्विवेलेंट मास कितना आता है। इनकेस ये रिएक्शन नहीं दिखा रहता है, ज़रा डिफरेंस समझिएगा। तो हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, तो मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर कितना, बहुत सिंपल है 49, ये तो आप बोल देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है, मैंने आप चाहे तो उसको नोट कर लें, क्वेश्चन तो कुछ और है। तो मैक्सिमम इसमें जो रिप्लेसेबल H+ है वो कितने हैं 2। अभी मैक्सिमम क्यों बोला जा रहा है बार बार, ज़रूरी नहीं है कि H2SO4 का एन फैक्टर हमेशा 2 ही है। एन फैक्टर किसी सब्सटेंस का फिक्स नहीं होता है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। एन फैक्टर किसी सब्सटेंस का फिक्स नहीं होता है, डेट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। उसी सब्सटेंस का, उसी H2SO4 का एन फैक्टर इस रिएक्शन में कुछ 2 के अलावा भी कुछ अलग हो सकता है। हाँ मैक्सिमम 2 होगा, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 होगा, उससे कम हो सकता है। अब ज़रा देखिए, अब रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन में क्या आपको दिख रहा है, ज़रा ध्यान दें भाई। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H+ रिप्लेसेबल H+। तो जरा देखो, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें आप देखेंगे, इसको जरा आयनिक फॉर्म लिखते हैं, Na+OH- H+ HSO4-। तुम देखोगे इसमें से H2SO4 का केवल एक ही H निकल रहा है, देखो जरा, क्यों ऐसा लिखा भाई, इसका एक H+ निकला, इसका एक OH-, तभी तो ये बना होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट है NaHSO4। देखो प्रोडक्ट देखो, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट देख के बोल रहा हूँ मैं। H2SO4 में ठीक है 2 H+ रिप्लेसेबल है मैक्सिमम, लेकिन इस गिवन रिएक्शन में केवल एक ही H रिप्लेस हो रहा है। देखिए जरा, एक H अभी भी है, प्रोडक्ट देख के पता चल रहा है, वो तो मैं समझा रहा था, प्रोडक्ट देख के पता चल गया कि अभी भी H2SO4 के पास एक H है, दोनों H नहीं हटे हैं। तो बताइए अब यहाँ पे, तो अब यहाँ पे H2SO4 का एन फैक्टर, यहाँ पे बेसिसिटी जो होगी उसकी कितनी होगी 1, ठीक है। ये बोल रहा, इसलिए मैक्सिमम बोल रहा था बार बार कि फिक्स नहीं है, एन फैक्टर फिक्स नहीं है। इस रिएक्शन को देख के पता चल गया, रिएक्शन में दिखा तो क्या लगा कि H2SO4 के तो वही, इसमें तो एक ही H+ रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में H2SO4 का एन फैक्टर होगा 1, देखो, जो कि मैक्सिमम 2 था। तो यहाँ इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, ये ध्यान देने की बात है, प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। 98 मॉलिक्यूलर वेट नहीं बतेगा, मॉलिक्यूलर वेट तो वही रहेगा 98। इसलिए बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट तो फिक्स होता है सब्सटेंस का, लेकिन इक्विवेलेंट मास जो है वो बदलता रहता है। क्यों, क्योंकि ये एन फैक्टर तो बदलता रहेगा भाई। यहाँ तो जो है वो तो फिक्स रहेगा, मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स है, हर सब्सटेंस का कुछ ना कुछ होता है, लेकिन चूँकि एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर बदलता रहेगा। अभी इसी H2SO4 का 49 आया था और इसमें कितना आ रहा है 98 आ रहा है, क्योंकि एन फैक्टर पहले 2 था, अब कितना है 1। तो इसको ध्यान देना है, क्वेश्चन रिएक्शन दे देगा तो हमको ध्यान से देखना है। ये नहीं कि H2SO4 देखा नहीं है 98/2 कर देना, गप से गलत हो जाएगा, और तेजी में गलत हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना हमको। और क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल, रुक जाओ, इस टाइप का और क्वेश्चन देख लेते तब हम आते उसमें। हाँ देखो देखो, ये अच्छा है, देखो अभी H3PO से पूरी बात कर लेते इसी तरह, ठीक है। तो मतलब समझो अंतर क्या है। अगर जैसे पूछे कोई एसिड, इस भाई कुछ रिएक्शन नहीं दिया है, कैसे करेंगे, कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तुम कहोगे सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कभी H2SO4 का एन फैक्टर आप 1 ले रहे हैं, कभी 2 ले रहे हैं। नहीं, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। अगर नॉर्मली तुमसे क्वेश्चन पूछें कि H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है, तो हम बोलेंगे 2। नॉर्मल जब पूछता है बिना रिएक्शन दिए पूछेगा तो हम मैक्सिमम एन फैक्टर के हिसाब से निकाल देंगे, लेकिन जब रिएक्शन देगा तो ध्यान देना होगा। अब देखो, अभी हमने H3PO4 भी किया था कितना बोला था मैंने एन फैक्टर। H3PO4 का मैक्सिमम एन फैक्टर कितना है 3, मतलब मैक्सिमम उसमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, उससे ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 3, लेकिन उससे कम तो रिप्लेस हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा रिप्लेस नहीं हो सकते उसमें से हाइड्रोजन, लेकिन 3 से कम तो हो सकते हैं। और हम नॉर्मली हमने किया था अभी H3PO4 का, तो इक्विवेलेंट मास लिखा था 98/3, ठीक है। अभी अब जरा देखिए, अब रिएक्शन, अब
ऐसा नहीं पूछा है H3PO4 का, अब रिएक्शन देके पूछा है। इस रिएक्शन में H3PO4 का क्या बताइए इक्विवेलेंट मास। तो ए में करते हैं ए। तो रिएक्शन देखो, जब भी रिएक्शन देखना हो तो ठीक है, ये नहीं कि H3PO4 देखा नहीं कि 3 कर दिया, गलती मत करना। एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। इसमें कितने एच दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। इसमें कितने एच दिख रहे हैं 3, H3PO4 में कितने एच है 3। प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को देखिए जरा, अभी भी 2 एच हैं उसके पास। H3PO4 के पास 3 रिप्लेसेबल एच होते हैं, हमने स्ट्रक्चर भी देखा उसका, लेकिन प्रोडक्ट में अभी भी उसके पास 2 एच बने हुए हैं, मतलब उसका एक ही एच हटा है अभी। इस रिएक्शन में ऊपर वाले में ए में H3PO4 में से एक ही एच हटा है, तो यहाँ पे इनफैक्टर कितना है 1, तो वहाँ इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 98 मोलिकुलर मास है अपॉन 1। ये ध्यान देने की बात है भाई, 98 ठीक है। 98 रिएक्शन जब भी दो तो ठीक है, तुरंत तेजी मत करना, एक ही एच रिप्लेस हुआ है। कैसे पता चला, रिएक्शन देख के, प्रोडक्ट देख के, भाई 3 एच यहाँ है, प्रोडक्ट में 2 एच दिख रहे हैं, इसका मतलब एक ही एच हट जाए, एक ही एच हट पाया। कौन हटाया एच को, भाई बेस ने OH माइनस दिया होगा, NaOH ने क्या किया होगा OH माइनस दिया होगा, वो OH माइनस जो है उसका एक एच प्लस निकाल लिया होगा, वाटर बना लिया होगा। पढ़ा है ना डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसी का तो एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट चाहे आयन एक्सचेंज रिएक्शन का, तो ध्यान देना होगा। अब बी वाला देखो, ये ए हो गया, देखा अभी हम इक्विवेलेंट मास कितना निकाला था शुरुआत में H3PO4 का 98/3 निकाला था। नॉर्मली जब नहीं रिएक्शन दिया था तो कितना निकाला था 98/3 निकाला था। अब देखो कितना आ रहा है 98। अभी और देखिए बी, इसमें देखो कितने हैं यहाँ पे 3, प्रोडक्ट में कितने दिख रहे हैं 1। भाई H3PO4 में तो कितने 3 एच होते हैं रिप्लेसमेंट, लेकिन अभी प्रोडक्ट में कितना दिख रहा है एक एच दिख रहा है, मतलब 2 एच हटे हैं बस। 3 मैक्सिमम हट सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में 2 ही हटे हैं। कैसे पता चला, प्रोडक्ट देख के, हवा में नहीं। तो कितना एन फैक्टर आएगा यहाँ पे 2। तो इसलिए बोलते हैं ना कि देखो मैंने इक्विवेलेंट मास क्या है, वहीं H3PO4 है, मॉलिक्यूलर मास तो 98 ही रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट मास विल डिपेंड ऑन रिएक्शन, विल वेरी फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। देखिए अब कितना हो जाएगा 98/2। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। रिएक्शन दे देगा तो बड़े ध्यान से रिएक्शन दे देगा, तो नहीं अगर दिया है ऐसे पूछा कि H3PO4 का एन फैक्टर कितना लेंगे 3, तो हम मैक्सिमम वाला लिख देते हैं, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन रिएक्शन देख के ही आता है। देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें, अगर इक्विवेलेंट मास अगर पूछा रहेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन जो एग्जाम में आए हैं वो रिएक्शन देख के, रिएक्शन के डिफरेंस में ही पूछे गए हैं। ऐसे नहीं कि किसका कितना होता है उसका कितना होता है, क्योंकि उनको भी पता है वेरिएबल है ना, वो फिक्स नहीं। अब कुछ और एसिड के वेरिएशन देख लेते तब हम बेस पे आएंगे, एक एक चीज़ को हम लोग कवर कर लेंगे, एसिड बेस सब। अब जरा देखिए ये सब, देखिए ये थोड़ा और मज़ेदार है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है बेसिक चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि ऐसा भाई लेक्चर है कि 10th वाले बच्चे भी समझ जाते हैं, उन्होंने भी इतना पढ़ रखा है, रेडॉक्स जानते हैं, इनफैक्टर जानते हैं, ठीक है, तो वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बाकी 11th-12th के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही जानते हैं सब बच्चे। अब देखिए, अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ CO2। अच्छा चलो बगल में मॉलिक्यूलर मास, तो भाई सबको पता है 44 होता है। हम लोग मॉलिक्यूलर मास पे फोकस नहीं कर रहे आज, बहुत पढ़ लिया इसके बारे में, जोड़ेंगे तो जोड़ते रह जाएंगे। SO2 का होता है 64 और इसका चलो 80। अब ये 3 क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट मास ऑफ CO2। अब यही एसिड पढ़ाते पढ़ाते CO2 कैसे क्या करेंगे, तो मैं बता दूं अभी भी एसिड ही पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका एन फैक्टर पढ़ रहे हैं, एसिड का इक्विवेलेंट मास पढ़ रहे हैं ना। अब जितने भी क्वेश्चन किए एसिड वाला किया है, ठीक है, तो मैं बता दूं कभी भी क्वेश्चन एसिड पे ही चल रहा है। अब ये क्या बात हुई, तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। CO2 कैसा है, C कार्बन क्या है नॉन मेटल, और हमने जानते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है एसिडिक होते हैं। हाँ कुछ लोगों को छोड़ के, वो आप जानते हैं, कुछ लोग ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक होते हैं। मतलब CO2 को पानी में घोलेंगे तो एसिड बनेगा। CO2 को पानी में, भाई ऑब्वियस है ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड बच्चे जानते हैं, 8th वाले बच्चे भी जानते हैं कि नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक होते हैं। इस बात का यही मतलब है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड को आप पानी में डिजॉल्व करेंगे तो कोई एसिड बनेगा। तो कुछ वही हमारा क्लू है। CO2 का एन फैक्टर मतलब जो इससे बनने वाला एसिड है उसका एन फैक्टर लो आगे, तो वो कुछ नहीं करना है। CO2 पता नहीं, हम क्या करेंगे CO2 को पानी में
घोल देंगे तो फिर से बनाएगा एसिड। क्या बने, कौन सा एसिड, तो जोड़ लो सब, H2CO3। देखिए CO2 प्लस H2 क्या बनेगा, H2CO3। नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड, तो CO2 लिखा रहेगा, मतलब H2CO3 का एन फैक्टर एसिड ही है भाई। अभी कितना एन फैक्टर होगा उसका, मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम आप समझ गए होगे, मैक्सिमम, तो हम अभी मैक्सिमम बोल रहे हैं। जब तक रिएक्शन नहीं दिया रहेगा तो हम मैक्सिमम एन फैक्टर ही बात करेंगे। तो ये है H2CO3। वैसे दिखने में लग रहा है 2H+, लेकिन मैं बता दूं दिखने वाले H+ नहीं, एक्चुअली निकलने वाले। देखा H3PO3 में 3 H थे, ठीक है, H3PO3 में 3 H थे, लेकिन उसका एन फैक्टर मैंने कितना लिखा है, 1 लिखा है, क्योंकि जो हाइड्रोजन वाले से 3 हाइड्रोजन थे H3PO2 में 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन एक ही हाइड्रोजन ऐसा था जो O से कनेक्टेड था, O से बॉन्डेड था, ठीक है। तो कई बार धोखा हो जाता है, दिखने वाला H+ नहीं, रिप्लेसेबल H+। तो खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं, H2CO3 ये होता है। ये स्ट्रक्चर में 10th वाले बच्चों के लिए कर रहा हूँ, 11th 12th वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं सब चीज़ों को। फिर भी कितना एन फैक्टर है इसका, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम कितना है 2, ठीक है। तब तो इक्विवेलेंट मास निकाल ही लोगे। देखो दोनों H जो हाइड्रोजन से, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन वही रिप्लेसेबल है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो पता रहते हुए भी आदमी सोच नहीं पाता, अरे CO2 के हाथ से करेंगे यार, तो एसिड जानते थे, अरे वही क्वेश्चन है भाई, वही क्वेश्चन है एसिड। इसलिए CO2 को क्या बोलते हैं, CO2 में वाटर डालने पे H2CO3 बन रहा है, चाहे बोल सकते कि H2CO3 में से वाटर निकालने पे क्या बनता है, CO2। तो CO2 जो है एनहाइड्राइड है H2CO3 का। यार ये सब आगे की बातें, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपने काम में फोकस करें। अब इसी तरह आप तो कर ही लोगे, B SO2 पता नहीं, लेकिन SO2 जानते हैं, देख के तो पता चल ही गया होगा। अरे यार SO2 तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब एसिड, उसको पानी में घोल कर देख लेते हैं कि पानी में घोलने पे कौन सा एसिड देता है। तो कुछ नहीं, SO2 प्लस H2 जोड़ के देख लो क्या बनेगा, H2SO3, H2SO4 मत लिख देना, जोड़ लो, खुद ही जोड़ लो। अरे 3 कितने ऑक्सीजन हैं, 3। इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड। अब देखिए कितने चीज़ें हैं इसमें रिप्लेसेबल, 2 ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये दोनों SO2 का एन फैक्टर, जो H2SO3 का एन फैक्टर है वही SO2 का एन फैक्टर है। एन फैक्टर कितना हो गया, 2, एन फैक्टर कितना हो गया 2। इक्विवेलेंट मास कितना होगा इसका, SO2 का कितना हो गया भाई 64, 64/2 32, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था, सिमिलर SO3 का कुछ नहीं हो, SO3 एसिडिक ऑक्साइड है, तो देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड है तो पानी में घुलने पर कोई एसिड देगा, कौन सा एसिड देगा, उसी एसिड का एन फैक्टर निकाल देना है। तो आप देखेंगे ये H2 यही है H2SO4 का एनहाइड्राइड, ठीक है। H2SO4 का एन फैक्टर जानते ही, हम मैक्सिमम अभी क्या था 2 बनाया था ना अभी, 2 कितना जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास, इसका इक्विवेलेंट मास हो गया SO3 का 80/40। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पता हुए तो भी हम नहीं समझ पाते हैं, पता है सब कुछ, अगर यहीं डायरेक्ट ये देगा तो व्हाट्सएप हो तुरंत दिख जाएगा, लेकिन उसने क्या दिया है, उस एसिड को ना देकर उसका एनहाइड्राइड दे दिया आपको। एनहाइड्राइड मतलब उस एसिड में से वाटर हटाने के बाद जो बनने वाला है, तो हम क्या करेंगे, वो वाटर जोड़ देंगे, देखेंगे कि कौन सा एसिड बन रहा है, बस उसी एसिड का एन फैक्टर निकाल लेंगे, हमको तो एन फैक्टर से मतलब है। अब आ जाते हैं थोड़ा बेस कर लेते हैं। देखिए एसिड में हमने कवर कर लिया है चीज़ों को, एसिड ठीक है, एक एक चीज़ को, हाँ बढ़िया, बेस फाइन इक्विवेलेंट मास ऑफ येलोइश थ्राइस। तो थोड़ा डिवीजन, पहले क्या डिफिनीशन जो है, बेस क्लीन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH-, ठीक है। ये तो RNAs की बात हो गई, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH-, लेकिन हम जानते हैं बेस के डिफिनीशन में आपने 2 टाइप के बेस पढ़े होंगे जरूर, RNAs बेस, RNAs में क्या कहा था, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH- देते हैं, ठीक है, बिल्कुल देते हैं। लेकिन ब्रॉन्स्टन ने भी कहा था कि बेस वो सब्सटेंस भी होते हैं जो H+ लेते हैं। तो बेस का एन फैक्टर क्या होगा,
नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस चाहे नंबर ऑफ H प्लस एक्सेप्टेड। बेस जितने OH माइनस निकालेगा, कोई बेस जितने OH माइनस निकालेगा, चाहे जितने H प्लस एक्सेप्ट करेगा वही उसका एन फैक्टर होगा। दोनों बातों पे ध्यान देना है हमको, ठीक है। बेस क्या करता है, या ये तो OH माइनस निकालता होगा या H प्लस लेता होगा, तो जितने H प्लस ले चाहे जितने OH माइनस हटाए वहीं उसका क्या होता है, बेस का एन फैक्टर। और बेस के लिए क्या बोलते हैं, एसिडिटी। अब ये लो इस तरह इसको देख कर लग गया होगा, फिर से मैक्सिमम फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। अगर कुछ रिएक्शन नहीं लिखा है तो जो भी है एन फैक्टर हम क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम वाला। तो मैक्सिमम कितने OH माइनस इसमें से निकल सकते हैं, 3। लेकिन रिएक्शन दिया रहेगा तो देखना, हो सकता है किसी रिएक्शन में इसका एक ही OH माइनस निकल रहा हो, ठीक है। मैंने सब समझा दिया, आपको ध्यान देना है, ये नहीं कि 3 लिख देना, ठीक है। रिएक्शन में ध्यान से देखना है, रिएक्शन दे दिया कि ये रिएक्शन हो रहा है तब उसमें बताइए इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ऐसे दिया तो कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब इसका मैक्सिमम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के 3 OH माइनस रिप्लेसेबल है, 3 OH माइनस रिप्लेसेबल है, तो वहीं उसका क्या हो गया, एन फैक्टर, चाहे इसको क्या बोलते हैं, वहीं उसका क्या हो गया, एसिडिटी। तो यहाँ तो आ गया इक्विवेलेंट मास 78/3, जो भी है 29, सॉरी कितना आएगा, 26, कितना आ जाए, हाँ 26, देख लो। लेकिन ये मैक्सिमम फैक्टर लिया है हमने, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। अब और देख लेते हैं। अब देखो और अच्छा ही अमोनिया। अब यहाँ अमोनिया जानते हैं बेस होता है, सब जानते हैं, लेकिन अगर OH माइनस खोजोगे इसमें तो OH माइनस है कहीं, अगर वो आप ये सोचेंगे कि बेस का एन फैक्टर भाई एन फैक्टर निकालना होगा, तो बेस का एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। अगर आप ये खोजेंगे तो अमोनिया में कहाँ OH माइनस है भाई, कहाँ OH माइनस है, तो अभी RNA का डिफिनीशन से नहीं, इसका एन फैक्टर आएगा ब्रॉन्सन की डिफिनीशन से, इसका एन फैक्टर क्या आएगा, ब्रॉन्सन की डिफिनीशन से। अमोनिया जो होता है वो एक H प्लस लेता है और क्या बनाता है, अमोनियम आयन। अमोनिया जो है एक H प्लस लेता है, बेस है, ये कौन सा बेस है, तो ब्रॉन्सन बेस, पढ़ा है ना, ब्रॉन्सन एसिड बेस डिफिनीशन। क्योंकि OH माइनस खोजेंगे तो खोजते रह जाएंगे, अब तो निकाल लिए एन फैक्टर, ठीक है। अमोनिया एक ब्रॉन्सन बेस है जो एक H प्लस एक्सेप्ट करता है, हाँ इसकी एक H प्लस क्यों करता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको, ठीक है, मैं अगर 10th में आप हो उनके लिए बता दूँ, 11th वाले बिल्कुल अच्छे जानते हैं, उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी है, उनको आइडिया है, लेकिन बाकी बच्चों को लिए इन्फॉर्मेशन रहेगा कि अमोनिया एक H प्लस एक्सेप्ट करता है। जैसे ही आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे आपको ये भी पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, वो बस वही उस समय तक फॉर द गिवन टाइम बिंग अभी के लिए इन्फॉर्मेशन मान लो कि अमोनिया एक H प्लस एक्सेप्ट करता है, ये ब्रॉन्सन बेस है। OH माइनस खोजेंगे तो निकल लिए एन फैक्टर, तो निकालते रह जाएंगे, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। क्यों 1, क्योंकि अमोनिया इज एक्सेप्टिंग 1 H प्लस। इक्विवेलेंट मास कितना होगा इसका, इन सब चीज़ों को, सारे वेरिएशन को ध्यान में देखते हुए, ठीक है। बहुत क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, हम लोग एन फैक्टर का रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं। क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास मेन तो एन फैक्टर है ना, मेन रूल किसका है, एन फैक्टर का ही है। चलो आगे भाई, और देखो बेस में ये भी चलेगा। फाइंड, अब दे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, जानते हैं भाई मेटल ऑक्साइड है, बेसिक होते हैं बिल्कुल। तो फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ CO इन फॉलोइंग रिएक्शन। देख लो रिएक्शन देखो, रिएक्शन में हो रहा है क्या, CO कितने रिएक्शन से, कितने सेल से रिएक्शन कर रहा है, 2 H प्लस ले रहा है। देखिए जरा CO कितने लोगों से रिएक्शन कर रहा है, 2 H प्लस, होता नहीं 2HCl भाई, एक HCl कितने H प्लस देगा, एक H प्लस, 2 HCl कितने H प्लस देंगे, 2 H प्लस। तो यहाँ एन फैक्टर कितना है कैल्शियम ऑक्साइड का, 2, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग 2 H प्लस। अगर आप हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अब OH माइनस खोजेंगे तो नहीं मिलेगा इसमें यार, OH माइनस खोजोगे तो मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है, हाइड्रोक्साइड सोचते कम से कम, OH माइनस खोजने पर नहीं मिलेगा इसमें। तो कहेंगे सिंस कैल्शियम ऑक्साइड इज एक्सेप्टिंग 2 H प्लस, हेंस इट्स एन फैक्टर इज, चाहे एसिडिटी इज 1, सॉरी 2। इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, 56/2। देखो इस बार रिएक्शन देख के पूछा है, मॉलिक्यूलर मास इसका दिया हुआ था 56, तो रिएक्शन में 2 H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2,
तो ये नहीं कि कोई OH माइनस खोजने लगना बेस को देख के, कई सारे वेरिएशन हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में देंगे तो आपका हो जाएगा। फिर अब आते हैं, हमने एसिड कर लिया, बेस कर लिया, अब थोड़े सॉल्ट की बात करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। CaCO3 का अब सॉल्ट में इनफैक्टर कैसे निकालते हैं, कराया तो है मैंने, सब रिवीजन करा दे सॉल्ट का इनफैक्टर। तो सॉल्ट CaCO3 का मान लो इनफैक्टर निकालना है हमको, CaCO3 का इनफैक्टर, तो इसको ब्रेक कर देंगे और हम देखेंगे एक CaCO3 कितने पॉजिटिव टैग कितने नेगेटिव आयन दे रहा है। एक CaCO3 से टोटल कितने पॉजिटिव, टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, चाहे टोटल कितना नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, दोनों में से कोई एक। तो आप देखेंगे एक CaCO3 जब ब्रेक होगा तो कितने पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, बस पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड बस कितना, 2 पॉजिटिव। हम इन्हें बोलेंगे कि CaCO3 जब ब्रेक हो रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, चाहे 2 बोलेंगे लैंग्वेज में लिखना चाहे तो ये देखेंगे कि ये ब्रेक होकर क्या दे रहा है, एक CaCO3 ब्रेक होकर क्या दे रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज चाहे 2 नेगेटिव चार्ज। अरे CO3 पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव का है, तो 2 ही, दोनों में से कोई एक बात करेंगे। 2 पॉजिटिव चाहे 2 नेगेटिव, चेक कर लिए, समझिए। रिडॉक्स में तो जोड़ते हैं ना, टोटल चार्ज जोड़ देते थे, बैलेंस करते थे, वही चीज़ बात कर रहा हूँ। तो या तो पॉजिटिव का रेफरेंस में बात करिए तो नेगेटिव का, तो किसी भी तरह से कितना गया इसका इनफैक्टर, 2। तो टोटल पॉजिटिव ऑब्लिक और टोटल नेगेटिव चार्ज गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट आयनिक सॉल्ट, ठीक है। तो इसका इनफैक्टर कितना आएगा, या तो पॉजिटिव का रेफरेंस बात करिए तो नेगेटिव, दोनों मत जोड़िएगा क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे ना, जितना पॉजिटिव उतना ही तो नेगेटिव है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इनफैक्टर कितना होगा इसका, इनफैक्टर 2, चाहे 2 पॉजिटिव गिन लीजिए चाहे 2 नेगेटिव, है तो 2 ही वो, ठीक है। ऑब्वियसली और लिखा है बट इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 100 मॉलिक्यूलर मास अपॉन इनफैक्टर 2, 50। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि रिएक्शन दिया रहेगा तो थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी मैं करा दे रहा हूँ। फिर है NH4Cl, चलो भाई मॉलिक्यूलर मास, चलो मॉलिक्यूलर मास से दिया रहेगा, ये A हो गया। फिर है अमोनियम क्लोराइड, अब तो कर ही लोगे, अमोनियम क्लोराइड दिया होगा NH4Cl, NH4 प्लस और Cl माइनस, NH4 और प्लस और Cl माइनस। अब देख लो एक अमोनियम क्लोराइड से कितना है, या तो एक पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है चाहे एक नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, दोनों में से कोई एक बात करिए। हम यही बोलेंगे एक अमोनियम क्लोराइड ब्रेक होकर एक पॉजिटिव चाहे एक नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो इनफैक्टर कितना होगा, 1। दोनों में कोई एक रेफरेंस लेना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इसका सारा मॉलिक्यूलर मास था 53.5 दिया था, इनफैक्टर कितना हो गया, 1। ठीक, नोट कर लो, नोट कर लें। अब नेक्स्ट देखो सॉल्ट में, अब देखो ये डबल सॉल्ट, नेक्स्ट FeSO4.NH4 ये है डबल सॉल्ट, सॉल्ट ही है डबल सॉल्ट, मतलब 2 सॉल्ट का मिक्सचर है, फेरस सल्फेट भी है, अमोनियम सल्फेट है। हाँ, सॉल्ट का नाम अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मोहर सॉल्ट, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, मोहर सॉल्ट। 2 सॉल्ट का मिक्सचर है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट। अब इसका इक्विवेलेंट मास है तो सॉल्ट ही, तो सॉल्ट में तो बता ही दिया गया, देखते हैं। तो क्या करना है उसका, पहले अनाइज कर देना है हमको, FeSO4.NH4 ये वो सॉल्ट होते हैं डबल सॉल्ट जो पानी में घोलते हैं जब इनको, ठीक है, तो जितने भी केटायन एनायन हो वो फर्निश कर देते हैं, सारे केटायन एनायन ये दे देते हैं, जो भी इनमें केटायन एनायन प्रेजेंट है नॉर्मल इन्हीं की तरह, ये जैसे ये लोग केटायन एनायन दे रहे हैं अपना सॉल्ट पे बनता है ना केटायन और एनायन से, तो जो भी केटायन और एनायन है वो लिबरेट कर देंगे, उससे हम गिन लेंगे। अभी ब्रेक हो क्या देगा, Fe+2 प्लस 2NH4 प्लस कितना, गिनो सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, SO4 माइनस हम पढ़ाया आपने, सॉरी 2SO4 माइनस, काउंटिंग गड़बड़ हो गया इसका,
सल्फेट देख लो, तीनों गलती हो गया। वाटर नहीं होना ही होता है, चिंता मत करो, वाटर कुछ नहीं होगा। Fe+2 फेरस Fe+2 में दे देगा। अमोनियम पे कितना चार्ज होता है 2 NH4+। ये सब पता है आपको बिल्कुल, कैटायन आयन का लिस्ट आपने पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, तभी तो आप कंपाउंड लिख पाते हैं। अब ज़रा देखिए, अब तो आ गया, बस हमको गिनना है या तो टोटल पॉजिटिव या तो टोटल नेगेटिव। टोटल पॉजिटिव कितना है गिनो, 2 + ये हो गया और 2 × 1 2 + ये। टोटल पॉजिटिव कितना है 4 का, मैग्नीट्यूड नहीं प्लस, टोटल पॉजिटिव कितना है 4। चाहे टोटल नेगेटिव कितना है तो 2 × 2 4। वो तो आना ही है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए कोई एक चीज़ जोड़िए। टोटल पॉजिटिव भी 4, चाहे टोटल नेगेटिव भी 4। तो इसका कितना हो गया, इसका n फैक्टर 4। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, शायद इसका मॉलिक्यूलर मास 392 दिया था, कितना हो जाएगा 392/4। छोड़ो, सॉल्व रहने दो, सॉल्व की ज़रूरत नहीं है, बाद में करते रहना। हम लोग को वेरिएशंस देख लेने सारे, ठीक है। देखिए जरा, अभी स्पेशल कुछ नहीं है, ये भी सॉल्ट ही है। सॉल्ट के लिए नहीं कर रहे भाई, मतलब ब्रेक कर दो सारे कैटायन आयन में, गिन लीजिए, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज गिन लीजिए चाहे टोटल नेगेटिव, आएगा तो दोनों बराबर ही, उसी में से किसी एक को n फैक्टर वहीं। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, डबल सॉल्ट का ही। नेक्स्ट है फिटकरी, ठीक है, पोटास एलम नाम है इसका, नाम पे मत जाओ, आपको पता चल जाएगा। ये भी डबल सॉल्ट है, ये है फिटकरी। इसका मान लो कि पूछा है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं m है इसका मान लेते हैं मॉलिक्यूलर मास कितना है m है, ठीक। कौन जोड़ेगा बैठ के, हमको तो मेन है n फैक्टर देखते रहना है। तो ब्रेक कर दें इसको, ये ब्रेक क्या देगा 2K प्लस K पे कितना चार्ज +1 का, कितने पोटेशियम है 2 पोटेशियम। एल्युमिनियम पे कितना चार्ज 3+ का, कितने एल्युमिनियम है 3 एल्युमिनियम, लिख लो। सल्फेट पे कितना चार्ज, ये सब पढ़ा है आपने 10th के पहले चैप्टर में। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2 का, कितने सल्फेट है टोटल 3 सल्फेट यहाँ और एक यहाँ 4, बस हो गया। ये अब क्या करना है, या तो टोटल प्लस गिनना है या तो टोटल माइनस, टोटल प्लस चाहे टोटल माइनस। यहाँ से भी गिन लो, 2 × 1 + 2 × 3 कितना आएगा टोटल 8, कितना आएगा 8 टोटल माइनस भी गिनोगे, कोई एक गिन लीजिए, तो भी 4 × 2 8, तो कितना होगा इसका n फैक्टर 8। कितना होगा इसका n फैक्टर 8। इक्विवेलेंट मास मान लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास को m लिख दो, m/8 m/8। नेक्स्ट, अब सॉल्ट हो गया, अब आते हैं रिडॉक्स के लिए n फैक्टर पे, इक्विवेलेंट मास पे, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स तो पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता हो रिडॉक्स, तो रिडॉक्स की प्लेलिस्ट है शुरू से अंत तक, ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स बैलेंसिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सब कुछ एक साथ करा दिया गया उसमें, एक ठीक है, लिस्ट के साथ अरेंज कर दिया गया, आप देख सकते हैं भाई, तभी समझ में आ गया रिडॉक्स वाला। अब रिडॉक्स का n फैक्टर क्या होता है, तो कुछ नहीं, इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं हम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालोगे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 + 3। अब इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं आप, है क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है नहीं रिडक्शन, ये रिएक्शन अधूरा है, रिएक्शन मत जाओ, तुम्हें लगेगा ये तो ठीक है, रिएक्शन अधूरा, रिएक्शन पर हम नहीं जाते हैं भाई, केवल ऐसा रिएक्शन नहीं हो सकता ना केवल उसमें की रिडक्शन हो रहा हो, चाहे कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है, केवल दोनों साथ में होना चाहिए, किसी का रिडक्शन तो दूसरे का, अगर किसी एलिमेंट का कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी किसी का होना चाहिए। इसका मतलब रिएक्शन अधूरा है, क्योंकि हम रिएक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग इक्विवेलेंट मास की बात कर रहे हैं। ऐसे पूछ सकते हैं, गलत नहीं है क्वेश्चन, कि हाफ रिएक्शन इसको बोलेंगे, पढ़ाना हाफ रिएक्शन मेथड। तो देखो जरा, अब क्रोमियम, एक क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 6, यहाँ कितना है 3। अब कितने इलेक्ट्रॉन लिखोगे, एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ध्यान से देखना है, यहाँ कितने क्रोमियम है 2, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। बिल्कुल रिडॉक्स बैलेंसिंग में यही करते थे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको वो आता है तो आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक है भाई। एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, 6 से 3, लेकिन कितने क्रोमियम है 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन,
एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यही तो है इनफैक्टर। नहीं, रेडॉक्स का इनफैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, वही रिडक्शन में गेन, ऑक्सीडेशन में लॉस लिखता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, ठीक है, पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ 1 होना चाहिए, ये जो है इसका 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो गया इसका इनफैक्टर, कितना हो गया, 6। तो जो इलेक्ट्रॉन लिख रहे थे हम, हाँ वही इनफैक्टर है जो हम आयन बैलेंसिंग में, आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग में इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे थे, गेन हो चाहे लॉस हो, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इनफैक्टर है रेडॉक्स का। कितना हो जाएगा, 294/6, जो भी है छोड़ दो। 49 आएगा क्या ये, 49। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो चुका, ये भी हमने कर लिया। चलो इसको भी देख लेते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3 का पूछा है, क्वेश्चन था तो कुछ नहीं, Na2CO3 ब्रेक होकर क्या, सॉल्ट है ना, सॉल्ट ब्रेक होकर क्या देगा, जब तक रिएक्शन नहीं लिखा है तब तक, जब तक रिएक्शन नहीं लिखा है तब तक 2Na+ को देख देगा तो बहुत सोचना पड़ेगा। सॉल्ट के लिए भाई क्या करेंगे, या तो जोड़ लो 2+ या 2-, तो कितना होगा, इनफैक्टर कितना होगा, 2 इसका। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 106/2, 106/2, कितना हो गया इससे, 53। लेकिन रिएक्शन दिया रहेगा तो कितना होगा, मैं ठीक है, क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान से देखना। अब देखो, अब मज़ेदार है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे रेडॉक्स और भी करेंगे क्वेश्चन, ठीक। अब रिएक्शन देखिए, जब भी रिएक्शन देखना भाई, Na2CO3 का भी 2 आ रहा था इनफैक्टर, किया था ना अभी 2, लेकिन फिक्स नहीं है, वो मैक्सिमम इनफैक्टर है। जब रिएक्शन ना दिया हो तो समझिए कि हम मैक्सिमम इनफैक्टर जो होता है उसका वही ले रहे हैं, जब भी सॉल्ट का कर रहे थे। लेकिन अगर रिएक्शन दे दिया अब तो देखना होगा। देखो, तो रिएक्शन दिया है, कोई बात नहीं, रिएक्शन देने दो कि इस रिएक्शन में, गिवन रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास निकल लिया। तो देखते हैं पहला रिएक्शन, कुछ नहीं, तुम रिएक्शन को क्या करो, आयनिक फॉर्म में लिख लो, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। जब इसका आयन लिखेंगे, Na2CO3 में कौन सा आयन है, Na+ है और CO3 2- है, फिर H+ और Cl- है, ठीक है। सामने क्या बन रहा है, ठीक है, सामने क्या बन रहा है, H2CO3 बन रहा है। अरे H2 + CO2 होता है क्या, H2CO3, उसी को तो लिखते हैं, H2CO3 बन रहा है। देखो इससे पता चल जाएगा। अब आप देखिए H2CO3 बना कैसे होगा। अब यहाँ देखो, ये क्या कर रहा है, ये क्या है भाई, ये बेस है, CO3 2- क्या है, बेस है। अब तुमको क्यों ये सारे ये क्यों बोल रहे हैं, बेस कैसे पता चल गया, अरे यही तो H+ ले रहा है, ब्रॉन्शियल बेस है ये। CO3 कार्बोनेट आयन क्या है, ब्रॉन्शियल बेस है, क्योंकि H+ ले रहा है, यही तो H+ ले रहा है, तो H2CO3 बन रहा है। H2CO3 को ही हम H2O + CO2 लिखते हैं, पता होगा आपको। H2CO3 को क्या लिखते हैं, H2O + CO2। H2O + CO2 को मैंने H2CO3 लिख दिया समझने के लिए। ये ब्रॉन्शियल बेस है भाई, CO3 2- कार्बोनेट आयन में जो ब्रॉन्शियल बेस, क्योंकि यही H+ ले रहा है, किससे H+ ले रहा है, HCl से, तभी तो H2CO3 बन रहा है। अब पता चल जाएगा इनफैक्टर। अब देखेंगे किसी रिएक्शन में क्या बन रहा है, CO3 2- से कितना क्या बन रहा है, H2CO3 कितने H+ ले रहा होगा, कितने H+, तो ये 2 H+ ले रहा है, CO3 2- 2 H+ ले रहा है, मतलब इस रिएक्शन में इनफैक्टर कितना है Na2CO3 का, 2। बेस के क्या बोला था, नंबर ऑफ H+ एक्सेप्टेड बाई ब्रॉन्शियल बेस, तो यहाँ इनफैक्टर कितना है इसका, 2। पहले रिएक्शन में एक ही बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए रिएक्शन जो बहुत ध्यान से करना है। तो इसका तो खैर आगे वहीं आएगा आंसर, जो मैक्सिमम होता है वही है, जो Na2CO3 का मैक्सिमम है वही यहाँ पे है, ठीक। तो रिएक्शन अब दूसरा देखो, इसी तरह से करो सेम। रिएक्शन में हमेशा ध्यान से, ठीक है, तेजी में नहीं, फट से देखा नहीं टिक कर लिया, काम में खत्म हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन में ज़्यादातर रिएक्शन वाला आएगा। अब बी देखिए, बी को भी आयनिक फॉर्म, रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे, तो Na+ है, कुछ नहीं, आयनिक फॉर्म में लिखते ही आपको क्लियर हो जाएगा। CO3 2- है, मेन तो हमारे लिए कार्बोनेट आयन ही है, यही बताएंगे हमको, ठीक है, देख लो जरा। और इधर है H+ और Cl-। सामने क्या बन रहा है जरा देखो,
Na प्लस और HCO3 माइनस। NaSCO3 बन रहा था उसमें, तो उसको मैंने आयनिक फॉर्म लिख दिया सोडियम बाइकार्बोनेट में। अरे यार बाइकार्बोनेट बनना था ना इस बार, कार्बोनेट नहीं बाइकार्बोनेट, NHCO3 बन रहा है। अब देखिए ज़रा, ये है बेस। ओहो, अब पता चल जाएगा आपको इससे क्या बन रहा है। CO3 माइनस क्या बना रहा है, H प्लस ले रहा है, तो H प्लस लेके क्या बना रहा है इस बार। पिछली बार तो H2CO3 बना रहा था, इस बार HCO3 माइनस बना रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कार्बोनेट कितने H प्लस लिया होगा, एक H प्लस लिया होगा, केवल एक H प्लस लिया होगा यहाँ पे। ये बोलेंगे कार्बोनेट क्या है, ब्रॉन्शेंट बेस है। इस रिएक्शन में कार्बोनेट ने केवल एक H प्लस लिया है, इसलिए यहाँ पे इसका एन फैक्टर है 1 है एन फैक्टर। तो सेकेंड रिएक्शन में NO2CO3 का एन फैक्टर कितना है 1, इसलिए बोला था बदल जाएगा, फिक्स नहीं होता है। अगर रिएक्शन नहीं दिया है तो हम जो लिख रहे हो वो मैक्सिमम एन फैक्टर है। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 106/1। सेकेंड रिएक्शन के लिए सेकेंड रिएक्शन में फैक्टर है 1, पहले में 2 था, इक्विवेलेंट मास 53 था। तो रिएक्शन वाली चीज़ों को ध्यान से समझना करना, ध्यान से। नेक्स्ट अब ये तो सब कहेंगे रेडॉक्स वाले। देखो इसमें पूछा क्या है KMnO4 का इक्विवेलेंट मास, ठीक है, मैं सर्किल कर दिया इन दोनों में क्वेश्चन में KMnO4 का इक्विवेलेंट मास पूछा गया। तो ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है, देखिए लग गया, ठीक है, रेडॉक्स तो बताइए होगा। तो अब देखो यहाँ पे 7 है, ऑक्सीडेशन नंबर इनका कितना है 7 है, वहाँ कितना है 2 है, ठीक है। कितना डिक्रीज हुआ है, 7 से 2 होने में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 5 इलेक्ट्रॉन। करोगे ना आप, अलग से लिखेंगे तो लिखेंगे ना इसमें कि ये 7 से 2 होने में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 5 इलेक्ट्रॉन। अब कितने मैग्नीज हैं, एक ही है, तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों साइड मैग्नीज के एक ही एटम है, अदर पर एडजस्ट करना पड़ता है भाई, दोनों साइड मैग्नीज के एक ही एटम है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, वहाँ 2 है, रिडक्शन हो रहा है। 7 से 2 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो 5, तो वहीं पर इसका एन फैक्टर है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कितना आएगा आप इस रिएक्शन में 158/5, छोड़ दो, सॉल्व मत करो, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 7, यहाँ पे 4। प्लीज़ रिएक्शन में मत ध्यान देना, बैलेंस नहीं है, ये सब अधूरे रिएक्शन है। यहाँ 7, वहाँ पे 4, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यही तो है इन फैक्टर इसका। इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास तो वही रहेगा 158/3, 158/3। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये थोड़ा और अच्छा है, इस गिवन कन्वर्जन के लिए पूछा गया है FeC2, इसी का इक्विवेलेंट मास, FeC2O4 का इक्विवेलेंट मास। फेरस ऑक्सीडेट नाम है इसका, फेरस ऑक्सीडेट नाम है। देखते हैं, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, आयरन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो ये जरा FeC2O4 से बन रहा है Fe+3 और CO2। देखिए इसमें यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कार्बन का 3 निकाल लेना, ये सब तो होना चाहिए। अब देखिए जरा इसमें आयरन, अब यहाँ इधर भी लिख लो, पता चलेगा थोड़ा सा। आयरन का यहाँ पे कितना है +3, कार्बन का कितना है 4। अब देखो इस कंपाउंड में दो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस कंपाउंड के लिए आयरन का 2 से 3 हो गया, आयरन भी ऑक्सीडाइज हो गया। कार्बन का कितना है, कार्बन का 3, वहाँ कितना है 4, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो गया। अब जरा देखो, तो ऑक्सीडेशन हो गया तो मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको तो यही मतलब है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकले चाहे मिले, माइनस हुआ चाहे प्लस हुआ, नंबर सुन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकले चाहे मिले, ठीक है। देखो जरा ये मॉलिक्यूलर 144 रहने देते हैं। अब आयरन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयरन कितना है, एक एटम है, 2 से 3 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। आयरन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना। कार्बन 3 से कितना हो गया 4, एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 3 से 4 होने में, लेकिन कितने कार्बन हैं 2। एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब गिनिए टोटल
आयरन ने निकाला 1 इलेक्ट्रॉन, चेक करो, आयरन ने निकाला 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 कार्बन थे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 3, 1 आयरन से 2 कार्बन से। तो एन फैक्टर कितना है इसका, 3। इक्विवेलेंट मास कितना आएगा इसका, इस रिएक्शन में किसका इक्विवेलेंट मास है, इसका, इस सब्सटेंस का, फेरस ऑक्सीलेट का इक्विवेलेंट मास बाई 3, मॉलिक्यूलर मास बाई 3। ध्यान से देखो, 2 एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, 2 एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। आयरन 2 से 3 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन उसने निकाला। कार्बन 3 से 4 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन उसने निकाला, लेकिन कार्बन 2 थे, 2 एटम, 1 कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम है कार्बन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब जोड़ लीजिए, आयरन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल निकले 3 इलेक्ट्रॉन, वही तो है एन फैक्टर। नेक्स्ट देखो, फिर इसी को भी देखो, सेम क्वेश्चन। यहाँ आयरन +2 वाला है, यहाँ आयरन +3 वाला है, सल्फर के जानते हो, यहाँ +4 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ सल्फर निकाल लेना, -1 में आएगा। आयरन +2 है ये। चलो इसको फिर से लिख देता हूँ ताकि ये क्लियर रहे। ये आयरन जो है यहाँ पे फेरस है +2 वाला। अब चेक करिए, आयरन +2 से +3 हो गया। आयरन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सल्फर की 2 ऑक्साइड हो रहा है, आयरन भी ऑक्साइड हो रहा है, सल्फर भी हो रहा है। तो आयरन ने लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 से 3 हो गया, ठीक है। अब सल्फर का देखें, एक सल्फर कितना है, -1, यहाँ पे एक सल्फर का कितना है, 4। एक -1 से 4 होने में कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, -1 से 4 होने में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। गणित आता होगा, ठीक है। -1 से 4 होने में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितने सल्फर है, 2 सल्फर, एक सल्फर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 10। अब एन फैक्टर कितना हो गया, 10 सल्फर निकालेगा और 1 आयरन। तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका, 11। एन फैक्टर कितना हो गया, 11। तो इक्विवेलेंट मास कितना आएगा इसका, 120/11। सॉल्व नहीं करेंगे, रहने दो। FeS2 का कितना आएगा, 120/11, 120/11। एन फैक्टर पे ध्यान दो। नेक्स्ट लिखा है इस रिएक्शन के लिए, फिर से वही क्वेश्चन। AS2S3 आर्सेनिक नाम है, आर्सेनिक सल्फाइड का इक्विवेलेंट मास निकालिए। अगर मॉलिक्यूलर मास इसका m है, m के टर्म में निकालना है, तो देखते हैं। तो इसको देखो जरा यहाँ पे, अब यहाँ भी ये 2-2 वाला है। AS2S3 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है ASO4 3- में प्लस SO4 2- में। देखिए जरा, AS2S3 कन्वर्ट करके दे रहे हैं, बहुत इससे मतलब है NO3- NO में कन्वर्ट हो रहा है, NO3- जो है वो NO में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन AS2S3 कन्वर्ट हो क्या दे रहा है, ASO4 3- और SO4 2-। अब यहाँ पे सर आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, एक आर्सेनिक का, और जब हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो एक एटम का लिखते हैं। वहाँ पे सल्फर कितना है, -2। यहाँ निकालना ना आर्सेनिक का, ऑक्सीजन का -2 लोगे तो यहाँ पे आर्सेनिक का आएगा +5, और सल्फर का यहाँ पे कितना आएगा, सल्फर का 6। अब देखिए, आप देखेंगे कि आर्सेनिक भी ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें 3 से 5, और सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है -2 से 6। 2 एलिमेंट, कुछ नया नहीं है, बस 2 एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कुछ नया नहीं है। अब चेक करेंगे, फिर आसान है। आर्सेनिक का देखो, एक आर्सेनिक कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 से 5 हो गया। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितने आर्सेनिक हैं, 2 आर्सेनिक, कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा। चेक कर लो आर्सेनिक, बस बाकी जोड़ लेंगे। आर्सेनिक कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 4। चेक करिए, 3 से 5 हो गया, एक आर्सेनिक, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम है आर्सेनिक के, 4 इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर की बात करेंगे। सल्फर का देखो, यहाँ अगर एक सल्फर एटम होता, एक सल्फर बस होता, 3 छोड़ दो, एक सल्फर होता तो कितना हो रहा है, -2 से 6, -2 से कहाँ चला जा रहा है, 6 में। कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो, हटाएगा 8। एक सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कितना सल्फर है, लेकिन यहाँ पे 3। कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 24। चेक करिए, सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टोटल, 24। अब आखिर में इलेक्ट्रॉन ही तो निकले हैं यार, टोटल इलेक्ट्रॉन भाई कहीं से आए,
सल्फर से हैं, आर्सेनिक से हैं। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं? 28, 24 4 28 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ से वहाँ कन्वर्जन में टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। यही तो है इन्फेक्टर। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? मॉलिक्यूलर मास जो कि कह रहे हैं m मान लीजिए अपॉन 28, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 28। देखो तीनों क्वेश्चन सेम थे एकदम। ये तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। नेक्स्ट तो आते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। प्लीज़ ये अगर नाम ये सब ना पता हो तो मैं कहूँगा आपको सजेशन नहीं कि आप रेडॉक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पता चल जाएगी डिस्प्रपोर्शनेशन, रेडॉक्स, बैलेंसिंग, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स को सब क्या है, बिना उसको देखे समझ में तो आने नहीं वाला है। ठीक, अब ये है डिस्प्रपोर्शनेशन। हम जानते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब सेम एलिमेंट, देखो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, 0 है ब्रोमीन का यहाँ पे, यहाँ -1 है, यहाँ 5 है। ब्रोमीन देखो पहले तय करना होगा डिस्प्रपोर्शनेशन। ब्रोमीन क्या है, 0 से -1 रिड्यूस भी हुआ, ब्रोमीन ही 0 से +5 ऑक्सीडाइज हुआ। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। अब इसका जरा फॉर्मूला, डिस्प्रपोर्शनेशन का एन फैक्टर ये थोड़ा अलग है सबसे। 1/n फैक्टर लिखो फॉर, ये सब कराया लेकिन फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन, थोड़ा शॉर्ट में मैं DISP लिख दे रहा हूँ, डिस्प्रपोर्शनेशन का ना जगह कम करूँ। DISP क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन इक्वल टू 1/n फैक्टर फॉर रिडक्शन प्लस 1/n फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन। ये नोट करना पहले, इसको याद करना बड़ा आसान है फॉर्मूले को। हमको ये निकालना है, हमको तो ये निकालना है एन फैक्टर। ये है फॉर्मूला, क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जैसा है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस, निकालते ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अब देखिए, अब अलग अलग करिए। Br2 से क्या बना? Br माइनस, ये रिडक्शन हो गया 0 से -1। एक ब्रोमीन, ये Br2 है, याद रखिएगा Br2 है। एक ब्रोमीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन, 0 से -1। एक ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने ब्रोमीन है? 2 ब्रोमीन, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस करते तो ऐसे तो करते हो, यहाँ 2 लिख देते हो, बाद में करते हो, सब कराया मैंने आयन इलेक्ट्रॉन में, आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग में। तो भाई तो रिडक्शन में इनफैक्टर कितना हो गया? रिडक्शन में इनफैक्टर कितना हो गया? 2। रिडक्शन का इनफैक्टर कितना हो गया? 2, क्योंकि रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2। अब फिर से ऑक्सीडेशन वाला, क्योंकि दोनों काम हो रहा है यहाँ पे, ब्रोमीन में ही दोनों काम हो रहा है। Br2 से क्या होना है? Br2 3-, चेक कर लो। एक ब्रोमीन का कितना हो गया? 0 से 5, Br2 3- है। एक ब्रोमीन का कितना हो गया? 0 से 5, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 5। एक ब्रोमीन 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने ब्रोमीन है? 2 ब्रोमीन है, तो यहाँ भी 2 करोगे और आप ऐसे लिखोगे 10 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। इनफैक्टर कितना आ गया? हमको तो ही मतलब कितना गेन कितना लॉस हुआ। तो रिडक्शन का इनफैक्टर हो गया 2, ऑक्सीडेशन का इनफैक्टर हो गया 10। अब वो फॉर्मूला में लगाते हैं, हमको तो ये निकालना है। तो रिडक्शन में इनफैक्टर हो गया 2, ऑक्सीडेशन में इनफैक्टर हो गया 10। अब टोटल इनफैक्टर तो क्या है फॉर्मूला? 1/n फैक्टर इक्वल टू 1/n फैक्टर फॉर रिडक्शन प्लस 1/n फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन। ये कितना जाएगा? 6/10, 6/10 मतलब 3/5, लेकिन ठीक है 3/5 नहीं, हमारा तो आंसर 1/n फैक्टर है ये। तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका? एन फैक्टर कितना आ गया? 5/3, 5/3। एंटर कितना है? 5/3। अब इक्विवेलेंट मास, Br2 का मास हो गया 160 होता है भाई। ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 है, Br2 कितना होगा? 160। इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 160/5/3, 160/5/3। चलो सॉल्व कर लेना तुम यार, ना मेन बात फोकस करते आप करते रहिएगा। जो भी वेरिएशन है आज मैंने, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड कर लिया। सीधा इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए लीजिए भाई। पढ़ाई तो भाई जितना ही कर ले उतना ही, ठीक है, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगा, ज्ञान तो भाई अपरंपार है।
तो लेकिन आज हम इक्विवेलेंट मास निकालने की बातें कर रहे थे, ये आपको 11 12 सब में काम आएगा। फिर आप 10th में देख रहे हैं बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इक्विवेलेंट मास निकालने की बात कर रहा हूँ मैं। वो सारे वेरिएशन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। फिर सेम क्वेश्चन है तो थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। देखो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 6, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 7। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, डिसप्रपोर्शनेशन का। अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। 6 से 4 भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, 6 से 7 भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। फिर ये देखो रिडक्शन का इनफैक्टर कितना हो गया 2, रिडक्शन में इनफैक्टर कितना हो गया 2, ऑक्सीडेशन में इनफैक्टर कितना हो गया 1। चेक कर लो 6 से 4 कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, 6 से 7 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो 1। तब देखो आंसर आएगा तो 1/n फैक्टर इक्वल टू 1/n फैक्टर फॉर रिडक्शन प्लस 1/n फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया 3/2, ये कितना हो गया 3/2। तो n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर हो गया इसका इस रिएक्शन के लिए 2/3। इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 197 डिवाइड बाई 2/3। अब बाकी आप करिए 2/3। ठीक है, समझते चलेगी एक चीज़ को। लेकिन भाई ये सब करने से पहले आपको रेडॉक्स वगैरह आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि वो पता है कि वो सब पढ़ने के बाद ही ये सब टर्म आता है रेडॉक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन साइन इलेक्ट्रॉन मेथड वो सब करने के बाद ही ऐसा आता है। ठीक है, रैंडम तो ऐसे नहीं कूद के जाएंगे इस पर। तो ना आता हो तो मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट है रेडॉक्स की कंप्लीट है, देखिए इसको रहने देते हैं, ये हमने बहुत कर लिया। अब थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे टाइप के, वो भी कर लेंगे अगर समय मिलेगा तो बेसिक डेफिनेशन बहुत हुआ है। इक्विवेलेंट मास क्या है, अभी तक क्या किस पे फोकस करते थे, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से निकाल के हम लोग चेक कर रहे थे। तो आप बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं, क्वेश्चन वो बेसिक डेफिनेशन वाले हैं। इक्विवेलेंट मास का जो बेसिक डेफिनेशन है वैसे मैंने कराया है अलग लेक्चर में, लेकिन आज हम चाहते हैं कि सब कुछ इंक्लूड हो, कुछ भी छूटे ना, इक्विवेलेंट मास में कुछ भी ना छूटे। लिखा हुआ कि 1 ग्राम मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, भाई देखो मैं लिख दे रहा हूँ, मेटल है प्लस O2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, पता है मेटल कौन सा है, मतलब मेटल का नाम नहीं पता है भाई। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। मेटल है कितना ग्राम, x ग्राम, ये कितना ग्राम है, x ग्राम। ऑक्साइड कितना बन रहा है, y ग्राम। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बताना है, पता नहीं है नोन। तो इक्विवेलेंट मास का बेसिक डेफिनेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, जरा सुन ले पहले, लिखूंगा नहीं, लिखवा चुका हूँ मैं। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन क्या है, किसी भी सब्सटेंस का वो मास, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होकर अपना ऑक्साइड बनाता है, वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कहलाता है। ठीक, आई होप कि आपको पता होगा, मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ। किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होकर 8 ग्राम से 8 ग्राम वो रेफरेंस से अपना ऑक्साइड बनाता है, वहीं उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कहलाता है। अब जरा देखिए मेटल ऑक्साइड में क्या क्या होगा, मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन। मतलब ये तो लिखा ही, खैर हम क्या ये बोल नहीं सकते कि मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू, क्या ये ठीक नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। देखो ध्यान से, बिल्कुल भाई मेटल ऑक्साइड में है क्या क्या, मेटल ऑक्साइड, तो क्या मेटल ऑक्साइड का मास मेटल का मास प्लस ऑक्सीजन का मास नहीं होगा, चेक करो। क्या मेटल ऑक्साइड का मास मेटल का मास प्लस ऑक्सीजन का मास नहीं होगा, कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल होगा। मेटल ऑक्साइड का मास कितना दिया है, y, मेटल का मास दिया है x। तो अब यहाँ से मास ऑफ O2 निकाल लो, तो यहाँ से मास ऑफ O2 आ जाएगा, एकदम बेसिक डिफिनेशन से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, एकदम बेसिक डिफिनेशन से बिना कहीं फॉर्मूले के, y माइनस एक्स।
यहाँ से ऑक्सीजन का कितना मास आएगा, उस ऑक्साइड में कितना मास होगा ऑक्सीजन का, y माइनस एक्स। अब जरा देखो ऑक्सीजन के डिफरेंस में क्या है, 8 ग्राम। देखो तो लिखेंगे सिंस y माइनस एक्स ग्राम O2 एकदम यूनिटरी मेथड। क्या बोला था मैंने, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होकर अपना ऑक्साइड बनाए, वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होता है। तो सिंस y माइनस एस ग्राम O2 combines with x ग्राम मेटल, y माइनस एक्स ग्राम O2 combines with x ग्राम मेटल लिखा हुआ है। हेंस 8 ग्राम O2 विल कंबाइन विथ, ये 8 ग्राम ऑक्सीजन जितने से कंबाइन होगा वहीं उसका मेटल का क्या होगा, इक्विवेलेंट मास। हेंस 8 ग्राम O2 कंबाइन विथ विल कंबाइन विथ, कितना निकाल लो, यूनिटरी मेथड है, कुछ नया नहीं है। कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू 8। यही है, यही तो है, यही क्या हो गया, दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो कंबाइन होता है वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कहलाता है। यही है इक्विवेलेंट मास, 8x अपॉन वाई माइनस एक्स। देखो जब ध्यान से, बेसिक डिफिनीशन पे है ये। चलो इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप पूरा देख सकें। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेसिक डिफिनीशन पे, क्लोरीन वाला। ये सब बेसिक डिफिनीशन वाला है, एन फैक्टर नहीं। तो ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। लिखा हुआ है 24 ग्राम मेटल है, फिर से मैं थोड़ा सिंबॉलिक लिख दूँ। मेटल है, किसी रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन से, क्या बन रहा है, मेटल क्लोराइड बिल्कुल बनेगा। पता नहीं कौन सा मेटल है, वो क्या मतलब है उससे, मेटल क्लोराइड बन रहा है। मेटल का मास कितना दिया है, 24 ग्राम। मेटल का मास है 24 ग्राम, एक इसका मास है 95 ग्राम। तो मेटल का इक्विवेलेंट मास बताना है। अब जरा फिर से क्लोरीन के रेफरेंस में, क्लोरीन के रेफरेंस में क्या डेफिनेशन था कि किसी भी सब्सटेंस का वो मास, जैसे ऑक्सीजन के रेफरेंस में कितना था, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रेफरेंस था हमारा। तो क्लोरीन के हिसाब से रेफरेंस क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन हो, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन हो, वहीं उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन हो, वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कहलाता है। तो देखो फिर से वही करो। अब क्या हम क्लोरीन, क्या यहाँ पे हम फर्स्ट शॉर्ट में करें, मास ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हैं, मास ऑफ क्लोरीन इन मेटल क्लोराइड निकाल ही सकते हो। भाई मेटल क्लोराइड में होगा क्या, तो मेटल होगा, मेटल क्लोराइड में होगा क्या, मेटल होगा और क्लोरीन होगा। मेटल क्लोराइड का मास है 95, मेटल का मास है 24, तो क्लोरीन का मास हो गया 71। कौन सी बड़ी बात लिख दी मैंने, क्लोरीन का मास कितना हो गया 71 ग्राम। अब हमारा रेफरेंस लेकिन क्या है 35.5। अब फिर से लिखो, सिंस 71 ग्राम क्लोरीन कंबाइन विथ कितना ग्राम मेटल, एज पर द क्वेश्चन 25 ग्राम मेटल। सिंस देखो जरा 71 ग्राम क्लोरीन कंबाइंड विथ 24 ग्राम मेटल, हेंस 35.5 ग्राम क्लोरीन जितने से कंबाइन होगा वही मेटल का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो 24 अपॉन 71, तो ये हो गया 2, 12। तो ये है आंसर। मेटल का इक्विवेलेंट मास कितना है 12, मेटल का इक्विवेलेंट मास कितना है 12।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो रह गया था कौन सा था, मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक खुद भी करें, स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा इस गिवन रिएक्शन में। और अगर आप लेक्चर समझ में आए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसलिए मांगता हूँ कि तो आइडिया लगे कि भाई हाँ इसने देखा इस बच्चे ने तो उसका समझ में आया है, ये कर सकता है, वो मैं अपने लिए देखता हूँ। ठीक है, ये मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम इनपुट एक सरल भाषा में दिया जाए। ठीक है, तो ज़रूर देखें लेक्चर, ढंग से सारे सॉल्व करें और भी क्वेश्चन लगाए। वैसे मैंने सारे वेरिएशन जो भी है इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, ठीक है, बिल्कुल इसमें रख दिए हैं और लेक्चर इस तरह से लिखा गया है ताकि 10th 9th के बच्चे समझ सके आसान चीज़ों में। ठीक है, अगर वो रेडॉक्स वगैरह जानते हैं तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप लेक्चर आपको समझ में आए। तो अगर आपको सही लगे ज़रूर देखने के साथ साथ थोड़ा लाइक भी किया करो। ठीक है, मुझे लगता है देखते बहुत लोग हैं, तो मैं चाहूँगा कि लाइक करें जरूर वीडियो को, अगर सही लगे तो, ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं मेरे कहने से नहीं, कंटेंट आपको, ठीक है, अपनी आत्मा से सही लगता है वो कि रीजनेबल कंटेंट है, बेनिफिशियल है, तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें वीडियो को। थैंक्स अगेन। ठीक है, फिर इस नए लेक्चर में मिलेंगे अच्छी चीज़ों के साथ।